हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खुश और हेल्दी होंगे। स्माइल। अगर स्टोरी ने आपको थोड़ा सा भी मुस्कुराने पर मजबूर किया हो या दिल को छू गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कहानी है तो मसालेदार होगी, बस आपका साथ चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर बिना किसी देरी के। ख्वाहिश इस वक्त किचन में थी और वो खाने की प्रिपरेशन कर रही थी। उसी वक्त अनुष्का का वहां आना हुआ। ख्वाहिश को देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाए और फिर ख्वाहिश की बगल में खड़ी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस। जैसे ही ख्वाहिश ने अनुष्का की बात सुनी, उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, इतना भी हैरान होने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। मैं तुम्हारे और रुद्रांश के बारे में पूछ रही हूँ। देखा था मैंने तुम दोनों को जब तुम दोनों बीच से आ रहे थे, रेत में भीगे हुए, कपड़े गीले। आई नो तुम दोनों के बीच क्या हो रहा था, लेकिन एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं कि अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो चुका है। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, बेहद। न जाने क्या मजबूरी थी जो रुद्रांश ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन एक बात याद रखना, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तो अपने दिमाग में उसके लिए कोई गलतफहमी मत पाल लेना। अनुष्का की बातें ख्वाहिश को तकलीफ पहुंचा रही थी। उसकी आंखों में धीरे धीरे नमी बनने लगी थी, लेकिन वो धीरे से बोली, आप फिक्र मत कीजिए, हमें हमारी मर्यादा पता है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर वो आपके हैं तो आपके ही रहेंगे। हमें कोई शौक नहीं है दूसरों की चीज़ों पर अपना हक जताने का, और हम आपके और ठाकुर साहब के बीच से हट जाएंगे। इतना बोलकर वो वहां से चली गई तो अनुष्का के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से बोली, हट जाओगी तो अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हें खुद हटाकर फेंक दूंगी। रुद्रांश इस वक्त अपनी स्टडी में था और उसके दिमाग में सिर्फ ख्वाहिश घूम रही थी। उसका काम करने में मन नहीं लग रहा था। रात के 10 बज चुके थे। उसने डिनर भी नहीं किया था और ना ही उसे कोई पूछने आया था। हालांकि खाना तो ख्वाहिश ने भी नहीं खाया था, क्योंकि उसका भी मन नहीं था, और वो रुद्रांश से पूछने नहीं गई थी क्योंकि उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसने मना किया था कि उसके करीब ना आए, तो वो क्यों जाए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़कर। वो दूसरे कमरे में बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं रुद्रांश वहां से खड़ा होकर सीधा बार की तरफ चला गया। रात के लगभग 11 बज चुके थे और ख्वाहिश वहीं अपने बेड पर बैठी बैठी सो चुकी थी। वो रुद्रांश के कमरे में नहीं गई थी। रुद्रांश जब अपने रूम में आया तो उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। ख्वाहिश का उसके कमरे में नामो निशान नहीं था। वो बालकनी में गया तो ख्वाहिश बालकनी में भी नहीं थी। उसने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। वो अपनी आधी बंद होती आंखों से बोला, कहाँ गई माय विश। क्या सच में वो मेरे कमरे में नहीं है? लेकिन ये तो हमारा कमरा है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। इतना बोलते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। उसने हर एक रूम को खोलकर चेक करना शुरू कर दिया। तभी वो कॉरिडोर में बने आखिरी वाले कमरे पर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी नज़र बेड पर लेटी ख्वाहिश पर चली गई। ख्वाहिश बेड पर सोई हुई थी। ख्वाहिश को देखकर रुद्रांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। उसने ख्वाहिश को देखा तो उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। शायद वो रोई थी। रुद्रांश धीरे से ख्वाहिश के चेहरे के ऊपर झुका और अपनी आधी बंद होती आंखों से उसे देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें इतना हट कर दिया माय विश? शायद मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही रुलाता हूँ। कहता हूँ कि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद, लेकिन आंसुओं की वजह मैं ही हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में ये आंसू ना आए। वो धीरे धीरे ये कहते हुए खुद से बात कर रहा था। उसकी बात का ख्वाहिश की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो आराम से सो रही थी। तभी रुद्रांश एक बार फिर से बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या सो रही हो? तुम्हें तो हमारे कमरे में होना चाहिए ना। चलो हम हमारे रूम में सोएंगे, हमारे बेड पर। इतना बोलकर उसने ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाया। किसी के इस तरह उठाने पर ख्वाहिश की नींद खुल गई। उसने हड़बड़ा कर देखा तो रुद्रांश उसके ऊपर झुका हुआ था और उसे अपनी गोद में उठा रहा था। ये देखकर ख्वाहिश जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो रुद्रांश धीरे से बोला, मैं तुम्हें हमारे कमरे में ले जा रहा हूँ। तो ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, हमें आपके साथ नहीं जाना, और भूलिए मत, आपने मना किया था कि हम आपके साथ उस कमरे में नहीं रह सकते, हमें उस कमरे में नहीं आना है, तो आप हमें क्यों ले जा रहे हैं? और वैसे भी आपने पी रखी है, आपको होश नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और सुबह आप हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे। रुद्रांश ख्वाहिश को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। वो ख्वाहिश को देखकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, ठीक है? और मैंने इतनी भी नहीं पी है, बस थोड़ी सी पी है। मैं पूरे होश में हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, समझी? अब तक वो ख्वाहिश को अपने रूम में लेकर आ चुका था। उसने ख्वाहिश को बेड पर लिटाया और बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है, समझी? तो ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, हमारी जगह यहाँ नहीं है। क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? आप बार बार क्यों वही हरकतें कर रहे हैं? हमें तकलीफ होती है अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो। इससे पहले ख्वाहिश अपनी बात पूरी कर पाती, रुद्रांश ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे होठों से शब्द नहीं निकलने चाहिए। जब भी बोलती हो उल्टा सीधा ही बोलती हो। और क्या मेरी करीबी तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही है? सच सच बताना, क्या जब मैं तुम्हारे करीब होता हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पास रुद्रांश के सवाल का जवाब नहीं था।
वो चाहती थी कि रुद्रांश उसके करीब आए, उससे प्यार से बात करे, लेकिन वो हमेशा उसे अकड़ दिखाता था, गुस्सा दिखाता था और छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता था। तभी ख्वाहिश अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, हमें नहीं पता हमें क्या महसूस होता है और क्या नहीं। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है ना। और अगर मैंने तुमसे ये कह दिया कि तुम इस कमरे में नहीं आओगी, तो नहीं आओगी क्या? तुम अपने हक को इतनी आसानी से छोड़ दोगी? तो ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, कैसा हक? आप किस हक के बारे में बात कर रहे हैं? हमें नहीं पता, और इस वक्त आप नशे में हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। देखिए, हमें जाने दीजिए। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और धीरे से बोला, मैं नशे में जरूर हूँ, लेकिन मुझे पूरा होश है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या पूछ रहा हूँ और क्या हरकतें कर रहा हूँ। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपना हक नहीं मांगोगी? तभी ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, किस हक की बात कर रहे हैं जब आपने हमें कोई हक दिया ही नहीं है, जब आपने हमें अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया, जब हमारा आपके ऊपर कोई हक है नहीं, तो हम किस हक को मांगे? और अगर मांगेंगे भी तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे, उल्टा हमें सुनेंगे, बेइज्जती करेंगे, गुस्सा करेंगे और डटेंगे, जो हमें नहीं सुनना। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता माय विश, लेकिन तुम हमेशा ऐसी बात करती हो जो मुझे गुस्सा दिला जाती है। तुम क्यों हमारे बीच अनुष्का को लेकर आती हो? रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश उसकी आंखों में देखकर बोली, हम उन्हें बीच में लेकर नहीं आते, बल्कि हम आप दोनों के बीच आ गए हैं। आप उनसे प्यार करते हैं तो आप हमसे दूर रहिए ना। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपना सिर ख्वाहिश के सिर से टिका लिया। वो धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, क्यों नहीं समझती हो तुम? तो ख्वाहिश रुद्रांश के चेहरे की तरफ देखकर बोली, क्या समझे? और आपने अभी तक हमें कुछ समझाया ही नहीं है, तो हम क्या समझे? रुद्रांश इस तरह अपनी आंखें बंद किए हुए धीरे से मगर गहरी आवाज में बोला, अगर मैं कहूं कि मेरे और अनुष्का के बीच कुछ नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, तो क्या तुम मेरे करीब आओगी? अगर मैं कहूं कि तुम हमारे बीच नहीं आए हो, तो क्या तुम मेरे करीब आओगी? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, तो क्या तुम मेरे करीब आओगी? जैसे जैसे ख्वाहिश रुद्रांश की बात सुन रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ रही थीं। उसने रुद्रांश के सीने पर हाथ रखा और उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, बस कीजिए, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? किस लिए बोल रहे हैं झूठ? इसलिए कि आप हमारे करीब आना चाहते हैं, अपना हक लेना चाहते हैं और उसके बाद हमें छोड़कर अनुष्का जी के पास जाना चाहते हैं। तो रुद्रांश ने ख्वाहिश को अपने ऊपर खींचा और बोला, अगर मुझे तुमसे अपना हक चाहिए होता तो मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहे जैसे चाहे अपना हक ले लेता, मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माय विश, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने तुमसे उस रात कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुष्का और मैं साथ हैं, लेकिन हमारे बीच प्यार नहीं है। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश उसकी आंखों में देखकर बोली, जब प्यार नहीं है तो आप साथ क्यों हैं? जब प्यार नहीं है तो आप उनके करीब क्यों गए? जब प्यार नहीं है तो आप उनसे शादी क्यों करना चाहते थे? तो रुद्रांश धीरे से बोला, मैं और अनुष्का कॉलेज में मिले थे, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे। अनुष्का मुझे समझती थी और उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन माँ से बात नहीं कर पाया क्योंकि उसे अपने करियर को लेकर फोकस करना था और मुझे भी। और उस दिन जब मैं जोधपुर गया था, तब हमारी शादी के बारे में बात करने गया था, लेकिन वहां तुम मेरी जिंदगी में आ गई और तुमसे मुझे गुस्सा था, नफरत थी, क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था। जिस वजह से जो मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए था। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश उसकी आंखों में देखती रह गई। वो धीरे से बोली, तो अब क्या बदल गया? क्या अब आपको हमसे छुटकारा नहीं चाहिए? तो रुद्रांश ने धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश का दिल धड़कने लगा था, लेकिन वो रुद्रांश पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो नशे में था। नशे में उस दिन भी वो उसके करीब आया था, प्यार से बात की थी और सुबह होते ही चिल्लाने लगा था। ख्वाहिश उसे ऊपर से उठते हुए बोली, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं है, आप झूठ बोलते हैं और इस वक्त नशे में हैं, तो आपको खुद ही नहीं होश है, आप क्या बोल रहे हैं? आप हटिए, हमें जाने दीजिए। तो रुद्रांश ने जल्दी से ख्वाहिश को पकड़ा और बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही लेटो मेरे साथ मेरे पास और अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। वैसे तुमने खाना खाया? रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश उसकी तरफ देखती रह गई। तभी रुद्रांश एक बार फिर से बोला, तुमने खाना खा लिया? तुमने मुझे नहीं पूछा एक भी बार कि मैं खाऊंगा या नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वैसे तो तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरे पसंद का खाना बना दिया और आज तुमने अकेले अकेले खा लिया। तो ख्वाहिश धीरे से बोली, हमने नहीं खाया है। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश अपनी जगह से बैठा और बोला, क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? भूखी सोने वाली हो? इनफैक्ट सो भी गई थी, अगर मैं वहां नहीं जाता तो उठती भी नहीं। चलो हम कुछ खाएंगे, उसके बाद सोएंगे। तो ख्वाहिश अपना मुंह फेरते हुए बोली, हमें भूख नहीं है, आपको खाना है तो आप खा लीजिए। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश ने उसे अपनी गोद में उठाया और नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है और झूठ मत बोलना। इससे पहले ख्वाहिश कुछ बोलती, उसके पेट से आवाजें आने लगी, उसे सच में भूख लगी थी। आवाज सुनकर रुद्रांश उसे देखकर बोला, तुम भले झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारा पेट सच बोल रहा है, उसे भूख लगी है और वो खाना मांग रहा है।
रुद्रांश ख्वाहिश को लेकर नीचे आया और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो खाना लेने जा रहा था। ख्वाहिश को यही डर लग रहा था कि वो कहीं गिर ना जाए। तभी ख्वाहिश ने जल्दी से रुद्रांश का हाथ पकड़ा और बोली, ठाकुर साहब आप यहाँ बैठिए, हम जाते हैं, हम लेकर आते हैं। तो रुद्रांश उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं तुम बैठो, वैसे ही मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है कि तुम रो रही थी, अब और परेशान नहीं करना चाहता, इतनी तो मदद कर सकता हूं ना मैं तुम्हारी। तो ख्वाहिश अपना सिर हिलाकर बोली, आप हमारी मदद मत कीजिए, ये हम कर लेंगे, आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। इतना बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं अनुष्का ऊपर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। अनुष्का उन दोनों को देखते हुए बोली, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन न जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, इसको कुछ असर ही नहीं होता। इतना कुछ बताया ऐसे, लेकिन मुझे अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। ख्वाहिश एक प्लेट में खाना लेकर आए और रुद्रांश के सामने रखते हुए बोली, ये लीजिए खाए। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, मैं खाऊं, तुम्हें नहीं खाना, चुपचाप यहाँ बैठो। इतना बोलकर उसने ख्वाहिश को खींच लिया। तो ख्वाहिश सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ गई। वो हड़बड़ाकर रुद्रांश की गोद से उठने लगी तो रुद्रांश उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, कहा ना, चुपचाप बैठी रहो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश हैरानी से उसे देख रही थी। आज तो जनाब के मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो कोई क्या सोचेगा, छोड़े हमें। रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, अगर कोई देखता है तो देखने दो, मैंने किसी और की बीवी को अपनी गोद में नहीं बैठाया, अपनी बीवी को बिठाया है, और तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अगर कोई देखता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश धीरे से बोली, ठाकुर साहब आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है, प्लीज आप छोड़ दीजिए। रुद्रांश उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? और आधी रात को कोई नहीं आने वाला, चुपचाप बैठे रहो और चुपचाप खाना खाओ। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश उसकी गोद में ही बैठी रही। बेचारी उठ नहीं पा रही थी क्योंकि रुद्रांश की पकड़ उसके कमर पर मजबूत थी। तभी ख्वाहिश धीरे से बोली, आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ठाकुर साहब। रुद्रांश सिर हिलाकर बोला, अगर मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन अपनी पत्नी के साथ कर रहा हूँ। अब खाना खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतना बोलकर वो ख्वाहिश को खाना खिलाने लगा। खाना खाने के बाद ख्वाहिश रुद्रांश की गोद से खड़ी हुई और बोली, अब तो खाना खा लिया ना, अब आप चलिए और सो जाइए। रुद्रांश ने ख्वाहिश का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मैं जाऊं और सो जाऊं, चलो हम साथ में सोएंगे। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश धीरे से बोली, नहीं, हम साथ में नहीं सोएंगे, आपने हमें अपने कमरे से बाहर निकाला था, और अगर हम साथ सोए और सुबह आपने हमें अपने साथ देखा तो आप फिर से हम पर गुस्सा करेंगे। रुद्रांश ख्वाहिश के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए कहा, आई प्रॉमिस, माई विश, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अगर गुस्सा करूं तो तुम उल्टा मुझ पर गुस्सा कर लेना, मुझे डांट लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चलो प्लीज। रुद्रांश किसी छोटे बच्चे की तरह ख्वाहिश से बात कर रहा था। तभी ख्वाहिश वो खाने की प्लेट उठाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये बर्तन धोते हैं, झूठे बर्तन नहीं रखते। रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम हमारी ठकुराइन हो और मेरी ठकुराइन ये काम नहीं करेगी। ख्वाहिश धीरे से बोली, क्यों, हम ये क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे बर्तन हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं है, और एक ही प्लेट है, आप 5 मिनट रुकिए, हम धोकर आते हैं। रुद्रांश ख्वाहिश के साथ किचन की तरफ जाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ख्वाहिश किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी और रुद्रांश उसके बगल में खड़ा उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र धीरे धीरे ख्वाहिश की कमर पर चली गई तो रुद्रांश का हाथ उसकी कमर पर पहुंच गया। रुद्रांश ने पीछे से ख्वाहिश को अपने गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत, और जब भी तुम्हें देखता हूं तो तुमसे मेरी नज़रें नहीं हटती। रुद्रांश की गर्म सांसें ख्वाहिश को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिस वजह से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने फटाफट से प्लेट थोड़ी और रुद्रांश के हाथों से खुद से दूर करते हुए बोली, अब हम चले ठाकुर साहब, हो गया। तो रुद्रांश ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, चलो। रुद्रांश की गोद में उठाने पर ख्वाहिश डरते हुए बोली, आप हमें नीचे उतार सकते हैं, हमारे पैर हैं, हम चलेंगे, हमें डर लगता है कि कहीं गिर गए तो। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अब तक वो ख्वाहिश को लेकर कमरे में आ चुका था। उसने बेहद प्यार से उसे बेड पर लिटाया और खुद अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर ख्वाहिश एकदम से हड़बड़ा गई। वो उठते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब, देखिए ये सही नहीं है। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, क्या सही नहीं है? मैं सोने जा रहा हूं ना, और शायद तुम्हें नहीं पता कि मुझे बिना कपड़ों के सोने की आदत है। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं क्योंकि अभी तक तो रुद्रांश ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। शायद वो होश में नहीं था, इस वजह से वो ऐसी हरकत कर रहा था। ख्वाहिश जल्दी से बोली, आप इस तरह हमारे साथ बिना कपड़ों के नहीं सो सकते। देखिए, अगर आपको बिना कपड़ों के सोना है तो हमें यहाँ से जाने दीजिए। रुद्रांश ने अब तक अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया था और वो ख्वाहिश के करीब जाते हुए बोला, क्यों, तुम्हें क्यों जाने दूं?
तुम मेरी बीवी हो और अपनी बीवी के साथ बिना कपड़ों के सोने में क्या तकलीफ है? इधर आओ मेरी बाहों में। इतना बोलकर रुद्रांश ने ख्वाहिश को अपनी बाहों में खींच लिया। ख्वाहिश के दोनों हाथ रुद्रांश के सीने पर जाकर ठहर गए और वो रुद्रांश की आंखों में देख रही थी। रुद्रांश भी उसे देख रहा था। तभी ख्वाहिश ने करवट लेनी चाहिए और जिस वजह से उसके पैर हिले तो उसकी पायलों का शोर बंद कमरे में गूंज गया, जिसे महसूस करते ही रुद्रांश ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो धीरे से बोला, ये आवाज़ कितना सुकून पहुंचाती है मुझे। इतना बोलकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और ख्वाहिश को देखकर बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी पायलों की आवाज़ कितनी अच्छी है। जब भी इन्हें सुनता हूँ तब ऐसा लगता है कि तुम मेरे आसपास हो और तुम्हारे आसपास होने के एहसास से मुझे अच्छा फील होता है। इतना बोलकर वो उठकर बैठा और ख्वाहिश के पैरों की तरफ बढ़ गया। उसने ख्वाहिश के पैरों को पकड़ना चाहा, लेकिन ख्वाहिश ने जल्दी से अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, क्या कर रही हो तुम, मुझे देखने दो। तो ख्वाहिश जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब, वो हमारे पैर हैं और एक पति अपने पत्नी के पैर नहीं छूता, देखिए हमें पाप लगेगा, आप ऐसा ना करें। तो रुद्रांश उसे घूरते हुए बोला, तुम चुप करो। इतना बोलकर उसने धीरे से ख्वाहिश के पैरों को पकड़ा और उसकी साड़ी को हल्का सा ऊपर किया। उसकी नज़र ख्वाहिश के नाजुक से पैरों पर जाकर ठहर गई। वो भारी भारी पायलें पहने हुए थी। उन पायलों की वजह से ख्वाहिश के पैर थोड़े से छिल गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा भारी थीं और ख्वाहिश उन्हें निकाल नहीं रही थी, क्योंकि उनके यहाँ रिवाज था कि शादीशुदा औरतें पायल, बिछुआ, चूड़ी और मंगलसूत्र हमेशा पहनती हैं, वो कभी निकालती नहीं थीं। रुद्रांश ख्वाहिश के पैरों को पकड़ते हुए बोला, तुमने अपने नाजुक से पैरों पर इतना बोझ क्यों डाला हुआ है? हाँ, मानता हूँ तुम्हारी पायलों की आवाज़ से मुझे सुकून मिलता है, लेकिन इतनी भारी पायल पहनने की क्या ज़रूरत है? देखो तो तुम्हें चोट आई है, एक काम करो, इन्हें निकालो। इतना बोलकर वो ख्वाहिश की पायलों को खोलने की कोशिश करने लगा। तो ख्वाहिश जल्दी से बैठ गई और रुद्रांश को रोकते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? हम इन्हें नहीं निकाल सकते, हमें माँ ने मना किया है कि शादीशुदा औरतें अपने पैर सूने नहीं रखती। आप ऐसा ना करें, और हमें तकलीफ नहीं है तो आपको क्यों हो रही है? ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम ये मुझसे पूछ रही हो कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हारे नाजुक पैरों को देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। अगर तुम इन्हें नहीं उतार सकती तो मैं कल तुम्हारे लिए पायल लेकर आऊंगा, तुम वो पहनोई, समझी? इतना बोलकर उसने झुककर ख्वाहिश के पैरों पर किस कर लिया। ख्वाहिश की आंखें फैल गईं और उसकी धड़कन एकदम से बढ़ गई। रुद्रांश धीरे धीरे उसके पैरों को किस करने लगा था। रुद्रांश के ऐसा करने पर ख्वाहिश को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल आएगा। उसने जल्दी से अपने पैर खींचे और बोली, क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप सो जाइए, रात बहुत हो गई है और हमें भी नींद आ रही है। इतना बोलकर ख्वाहिश ने ब्लैंकेट पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और लेट गई। वहीं रुद्रांश किसी छोटे बच्चे की तरह देख रहा था। वो ख्वाहिश के करीब आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम बहुत बुरी हो माय विश। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम हमेशा दूर भाग जाती हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तुम खुद मेरे करीब आओगी और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। इतना बोलकर उसने ख्वाहिश के गाल पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में नमी आ गई थी। वो धीरे से बोली, अभी आप होश में नहीं हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब कल आपको होश आएगा तो आप ये सब बातें भूल जाएंगे और फिर आपकी जुबान पर वही जहर भरी बातें होंगी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किस चीज़ को सच माने। आप कहते हैं कि हम अपने हक के लिए लड़े, लेकिन आप हमें वो हक देना ही नहीं चाहते, तो हम कैसे लड़े? इतना बोलकर ख्वाहिश ने अपने आंसू साफ किए और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वो कुछ ना ही बोलना चाहती थी और ना ही सोचना चाहती थी। अगली सुबह धीरे धीरे ख्वाहिश की नींद खुली तो वो रुद्रांश की बाहों में थी। आज वो उठने में लेट हो गई थी क्योंकि कल रात वो देर से सोई थी। उसने घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हाय तौबा, इतना लेट, हम तो इतना लेट कभी नहीं उठते। इतना बोलकर वो उठने लगी तो रुद्रांश की आंखें भी खुल गईं। उसने देखा कि ख्वाहिश उसके साथ थी। वो धीरे से बोला, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा इरादा आपको जगाने का नहीं था, लेकिन सुबह के 8 बजे बज गए हैं, हमें बहुत लेट हो गया है, आप सो जाइए। इतना बोलकर वो उठने लगी तो रुद्रांश ने ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे वो सीधा रुद्रांश के ऊपर जाकर गिरी। रुद्रांश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और बोला, 8 बजे हैं, लेट नहीं हो, जो इतना हड़बड़ा रही हो, और अगर लेट होती भी हो तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई तुम्हारी सास नहीं है जो तुम्हें सुनाएगी लेट उठने पर। तो ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, हमारी सास ना बहुत अच्छी है, वो हमें कभी नहीं डांटती, हाँ लेकिन पति जल्लाद है। ये बात ख्वाहिश ने धीरे से बोली थी, लेकिन रुद्रांश ने सुन ली थी। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश की आंखें छोटी हो गईं। वो ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं क्या हूँ? रुद्रांश की आवाज़ सुनकर ख्वाहिश एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, कुछ भी तो नहीं कहा, आपको क्या सुनाई दिया, हमने सच में कुछ नहीं कहा। तो रुद्रांश ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, अब तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो, तुमने नहीं कहा कि मैं जल्लाद हूँ? तो ख्वाहिश ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी रुद्रांश ख्वाहिश को लेकर एकदम से पलटा और बोला, अब बताओ, मैं तुम्हें जल्लाद नजर आता हूँ? तो ख्वाहिश उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, तो उससे कम भी तो नहीं हो, जब देखो तब हमें डांटे रहते हो, सुनते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, तो हम क्या समझें? आपका पता नहीं रहता कि कब आप हम पर गुस्सा कर जाएंगे।
अभी आप प्यार से बात कर रहे हैं और फिर आपको कल की बात याद आ जाएगी कि आपने हमें इस कमरे से निकलने के लिए कहा था और हम फिर से यहाँ आ गए तो फिर से चिल्लाने लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही हम आपको बता देते हैं कि हम यहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। कल रात आप हमें लेकर आए थे और आप नशे में थे, तो शायद आपको कुछ याद नहीं होगा। इसलिए अगर आप हमारे ऊपर चिल्लाए तो आज हम भी आपके ऊपर चिल्लाएंगे। हम कुछ बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तुम्हें बोलना आता है, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारा बोलना नहीं सुना। क्या बोलना आता है, जरा बताओ। और अगर मैं चिल्लाया तो क्या करोगी तुम? कैसे चिल्लाओगी, क्या बोलोगी? ख्वाहिश ने रुद्रांश के सीने पर हाथ रखे और उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो सीधा बेड पर जाकर गिरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नाजुक सी बीवी ऐसा करेगी और उसमें इतनी ताकत होगी। रुद्रांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, वहीं ख्वाहिश फुर्ती से खड़ी हो गई थी। वो रुद्रांश को देखकर बोली, पहले आप चिल्लाकर तो दिखाए, फिर हम आपको बताएंगे। रुद्रांश ख्वाहिश को हैरानी से देखते हुए बोला, दिखने में तो बिल्कुल नाजुक सी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होगी। तो ख्वाहिश उसे देखकर बोली, आप हमें कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, हम बहुत ताकतवर हैं, समझे आप। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्रांश ने फुर्ती से उसे पकड़ा और बोला, अब कहाँ जा रही हो? तो ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, अपने कमरे में। कल आप नशे में थे, इसलिए हमें यहाँ लेकर आए, लेकिन अब आप होश में हैं, तो अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हम अपने कमरे में जा रहे हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें नीचे जाकर पूजा करनी है, वैसे ही लेट हो गए हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश धीरे से बोला, तुम्हारे कपड़े तो यहाँ हैं, तो दूसरे कमरे में जाकर कैसे तैयार होगी? तो ख्वाहिश उसे देखकर बोली, आपको हम बेवकूफ़ नजर आते हैं? अगर आते भी हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं। हमने अपने कपड़े उस रूम में शिफ्ट कर लिए हैं, तो अब वही हमारा रूम है, समझे आप। इतना बोलकर उसने उसे जोर से धक्का दिया और तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया। रुद्रांश तो बस अपनी जगह खड़ा रह गया, वो हैरान था ख्वाहिश पर। वो धीरे से बोला, ओह गॉड, सच में, ये तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट निकली। मैंने तो गुस्से में बोला था कि इस रूम से निकल जाओ, और ये तो सच में चली गई। इतना बोलकर वो वहीं बेड पर बैठा और कल रात के बारे में सोचने लगा। उसे कल रात का हर एक पल याद था। हाँ, उसने पी जरूर थी, पर इतनी भी नहीं कि वो बेहोशी में हो। उसे सब कुछ याद था और वो सब कुछ याद करते हुए उसके होठों पर बेहद प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ अपने बालों में चलाया और अपनी आंखें बंद करके वहीं बेड पर लेट गया। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे की तरफ देखकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। दरवाजे पर इस वक्त अनुष्का खड़ी थी। रुद्रांश अपनी जगह से उठकर बैठा तो अनुष्का उसके सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, लगता है कल की रात कुछ ज्यादा ही अच्छी बीती, तभी इतना मुस्कुरा रहे हो। रुद्रांश इस वक्त शर्टलेस था, वो अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसने अनुष्का को देखकर कहा, कुछ काम था तुम्हें? और अगर कुछ काम था भी तो रूम में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है, मैनर्स भूल रही हो तुम अपने। तो अनुष्का रुद्रांश को देखकर बोली, मैं मैनर्स नहीं भूल रही हूँ रुद्रांश, ये हमारा रूम होने वाला था, तुम मेरे साथ शादी करने वाले थे, तो मुझे इस रूम में आने से पहले दरवाजा लॉक करने की आदत नहीं है। और मैं बिना नॉक किए आ गई, तो क्या हो गया? मैंने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारी बीवी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं है, मैं यहाँ तुमसे शादी के बारे में बात करने आई हूँ। रुद्रांश ने अनुष्का को देखकर कहा, शादी के बारे में? अनुष्का वहीं रुद्रांश की बगल में बैठते हुए बोली, हाँ शादी के बारे में। आज मैं तुम्हें क्लियर कर रही हूँ, या तो तुम अपनी बीवी को डिवोर्स दो, उसे यहाँ से जोधपुर भेजो, और अगर डिवोर्स नहीं भी देते हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बस उसे यहाँ से भेज दो और मुझसे शादी कर लो। और अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो मैं जोधपुर जाऊंगी और पूरे जोधपुर के सामने तुम्हारी माँ की इज्जत उछाल दूंगी। बहुत नाम है ना तुम्हारा जोधपुर में। सोचो, जोधपुर के ठाकुर साहब 5 साल से किसी लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के रह रहे हैं, क्या कहेंगे लोग? क्या वो तुम्हें अपना ठाकुर साहब मानेंगे? लगता तो नहीं है। इसलिए अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे खानदान की धज्जियां उड़ा दूं तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा कर लो, बीवी बना लो मुझे अपनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुष्का की बात सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो अनुष्का को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, आई थिंक मुझे तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई अनुष्का। मुझे लगा था कि यू आर ए गुड पर्सन, बट यू आर नॉट, और अब तो तुमसे शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनुष्का रुद्रांश को देखकर बोली, क्यों? इसलिए ना क्योंकि वो गंवार लड़की तुम्हारी बीवी है, खूबसूरत है ना, शायद तुम्हारा दिल भी उससे फिसल गया है। लेकिन याद रखना रुद्रांश, ना ही मैं इस घर से कहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी से। अगर तुमने मुझे इस घर से निकाला भी तो यहाँ से सीधा जोधपुर की फ्लाइट पकड़ूंगी, और फिर वो होगा जो तुम नहीं चाहते। इसलिए तुम्हें मैं कुछ वक्त दे रही हूँ, अच्छे से सोचो समझो और डिसीजन लो। इतना बोलकर उसने रुद्रांश के सीने पर हल्के से थपथपाया और वहां से चली गई। अब रुद्रांश का दिमाग खराब हो चुका था। थोड़ी देर पहले ख्वाहिश के साथ बिताए हुए पल उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब अनुष्का की बातें सुनने के बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल चुके थे और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। वो खुद से बोला, बहुत बड़ी गलती कर रही हो अनुष्का, लेकिन कोई बात नहीं, इसका रास्ता भी मैं निकाल लूंगा। इतना बोलकर वो वहां से सीधा बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आया तो देखा ख्वाहिश डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी, लेकिन अब रुद्रांश का मन नहीं था नाश्ता करने का, तो वो सीधा वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया।
ख्वाहिश रुद्रांश से बोली, ठाकुर साहब। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश के होठों से खुद के लिए ठाकुर साहब सुना, उसके कदम अपनी जगह रुक गए। रुद्रांश ने पलट कर देखा तो ख्वाहिश धीरे से बोली, नाश्ता तो करते जाइए। रुद्रांश उसे देखकर बोला, भूख नहीं है मुझे। इतना बोलकर वो सीधा बाहर निकल गया। तभी अनुष्का ख्वाहिश से बोली, किसी के ठाकुर साहब किसी की बात नहीं सुनते, वैसे सुनेंगे भी क्यों, उनके दिल में तो कोई और है। ये बोलकर अनुष्का मुस्कुराई और वहां से खड़ी होकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और अनुष्का की कई बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनुष्का जोधपुर जाकर कोई तमाशा खड़ा करे। उसे अपने परिवार की इज्जत प्यारी थी और वो उस पर कोई भी दाग नहीं लगने देना चाहता था। कुछ ही वक्त में वो अपने ऑफिस पहुंचा और सीधा अपनी केबिन में चला गया। जब वो केबिन में आया तो उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो ये मंजरी का कॉल था। उसने फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ से मंजरी की आवाज़ आई, हमने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया है रुद्रांश कि आपने क्या फ़ैसला किया। ख्वाहिश का ट्रांसफ़र आप वहाँ करवा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि उसकी पढ़ाई का सवाल है और हम नहीं चाहते कि वो इस सब के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़े। रुद्रांश गहरी सांस लेकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं प्रोसेस पूरी करवाता हूँ, उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। तो मंजरी धीरे से बोली, छूटनी भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और रुद्रांश वहीं कुर्सी पर बैठ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे चेयर से टिकाया तो एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने ख्वाहिश का चेहरा घूमने लगा। ख्वाहिश की वो बातें, उसका रूठना, उसका गुस्से में होना, लाल लाल गाल, सब कुछ एक एक करके किसी रेल की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। और कल रात के वे पल याद करते हुए इस वक्त उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। वो लड़की मेरी सोच पर इस तरह से क्यों अपना कब्जा कर रही है। क्या उसके होने और न होने से मुझे इतना फर्क पड़ता है। क्यों मैं मन से नहीं कर पाया कि मैं उसका ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ या नहीं। क्या मैं नहीं चाहता, लेकिन कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि वो यही रहे हमेशा के लिए, लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। इतना बोलकर उसने अपना सर पकड़ लिया। आज का दिन इसी तरह गुजर चुका था। शाम का वक्त, वो ऑफिस से घर के लिए निकल चुका था। तभी रास्ते में उसकी नज़र एक शॉप पर गई। उसने अपनी गाड़ी रोकी और सीधा शॉप के अंदर चला गया। वो शायद यहाँ कुछ लेने आया था, लेकिन क्या, ये तो बाद में पता चलेगा। लगभग आधे घंटे बाद वो वहाँ से घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो देखा हाल में बिल्कुल शांति थी। कोई नहीं था, ना ही अनुष्का, ना ही ख्वाहिश, ना ही तारा। उसने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए। जब वो कमरे में आया तो ख्वाहिश वहाँ भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उनकी मैडम तो किसी दूसरे रूम में है। उसने जल्दी से अपना ब्लेजर उतारकर वहीं रखा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां ख्वाहिश थी और तारा से बातें कर रही थी। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने नजर उठाकर सामने की तरफ देखा। रुद्रांश खड़ा हुआ था। उसकी शर्ट के आगे के 2 बटन खुले हुए थे और उसने अपनी बाजू को ऊपर की तरफ मोड़ा हुआ था। जब तारा ने रुद्रांश को वहां देखा तो वो जल्दी से खड़ी हुई और भाग गई। हमेशा यही होता था, जब भी रुद्रांश ख्वाहिश के पास आता था तारा बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती थी। रुद्रांश ख्वाहिश के सामने आकर खड़ा हुआ तो ख्वाहिश धीरे से बोली, आपको कुछ चाहिए। रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप ख्वाहिश को सीधा अपनी गोद में उठा लिया और वहां से अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ गया। ख्वाहिश हैरानी से रुद्रांश को देख रही थी। तभी उसने धीरे से अपना चेहरा रुद्रांश के चेहरे के करीब किया और कुछ सूंघने की कोशिश करने लगी। रुद्रांश उसे देखकर कड़क आवाज में बोला, फिक्र मत करो, मैंने पी नहीं है, मैं अपने पूरे होश में हूँ और अपने पैरों पर अच्छे से चल सकता हूँ, ओके। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसने अपनी नज़रें फेर लीं। रुद्रांश ख्वाहिश को लेकर अपने कमरे में आया और सीधा बालकनी में ले जाकर उसे वहीं चेयर पर बैठा दिया। ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। रुद्रांश ख्वाहिश के होंठ पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो। रुद्रांश के ऐसा करने पर ख्वाहिश ने अपने होठों को एकदम से बंद कर लिया। वो रुद्रांश को गौर से देखने लगी। तभी रुद्रांश अपने घुटनों के बल बैठा और उसने अपना एक हाथ ख्वाहिश के पैरों की तरफ बढ़ाया। ख्वाहिश ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। ये देखकर रुद्रांश ने गुस्से से उसे देखा तो ख्वाहिश ने अपना सिर नीचे झुका लिया। रुद्रांश ने उसका पैर उठाकर अपने घुटने पर रखा और उसकी साड़ी को हल्का सा ऊपर उठाया। उसके गोरे पैर फिर से उसके सामने थे। वो बिना कुछ बोले उसकी पायलें खोलने लगा। ख्वाहिश जल्दी से बोली, आप क्या कर रहे हैं। रुद्रांश घूरते हुए बोला, तुम्हारी पायल उतार रहा हूँ, दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश उसे देखकर बोली, तभी तो पूछ रहे हैं हम कि आप हमारी पायलें क्यों निकाल रहे हैं। हमने आपसे कहा था ना कि हमने नहीं निकालनी, हमें अपने पैरों पर सोने नहीं रखना है। रुद्रांश उसे देखकर बोला, जानता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पैर सुन नहीं होंगे। रुद्रांश ने ख्वाहिश के पैर की पायलें निकालकर वहीं टेबल पर रख दी और फिर उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक खूबसूरत सा बॉक्स निकाला। बॉक्स को देखकर ख्वाहिश कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। रुद्रांश ने बॉक्स को खोला तो उसमें बेहद खूबसूरत पायलें थीं। उन पायलों में छोटी छोटी बटरफ्लाईज लटक रही थीं और उनमें एक इविल आई का सिंबल भी था और घुंघरू भी थे। ख्वाहिश धीरे से बोली, ये आप। रुद्रांश उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पैरों पर इतना बोझ डालो, समझी। रुद्रांश ने वो पायलें स्पेशली ख्वाहिश के लिए बनवाई थीं।
वो बटरफ्लाइज, वो इविल आई और वो घुंघरू, क्योंकि उसे ख्वाहिश की पायल की आवाज़ पसंद थी। इविल आई इसलिए थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ठकुराइन को किसी की नज़र लगे। रुद्रांश ने बेहद प्यार से उन पायलों को ख्वाहिश के पैरों में पहनाया और झुककर उसके पैरों को किस कर लिया। ख्वाहिश के हाथ रुद्रांश के कंधे पर जाकर कस गए, उसकी धड़कन तेज हो गई थी। लेकिन रुद्रांश यही नहीं रुका, उसने ख्वाहिश की साड़ी को और ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके पैरों को चूमने लगा। तभी ख्वाहिश धीरे से बोली, आप ऐसा ना करें। जैसे ही ख्वाहिश की आवाज़ उसके कानों में गई, उसने अपना सिर उठाकर देखा और बोला, क्यों, मैं ऐसा क्यों ना करूं? ख्वाहिश अपना सिर झुकाकर बोली, हमें अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे पेट में गुदगुद हो रही है, हमारे पेट में तितलियां उड़ रही हैं और वो हमारे पेट को फाड़कर बाहर आ जाएंगी। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो वहीं जमीन पर बैठा और मुस्कुराते हुए ख्वाहिश को देखने लगा। तभी ख्वाहिश उसे देखकर बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हमने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो गलत है? रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, बस मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी ठकुराइन कितनी मासूम है। ख्वाहिश उसे देखकर बोली, मतलब हम कुछ समझ नहीं पा रहे और हम इतने भी मासूम नहीं हैं जितना आप हमें समझ रहे हैं। रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचते हुए बोला, तुम उतनी ही मासूम हो जितना मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। तुम्हारे दिल में जो होता है तुम वो सामने वाले को बता देती हो, तुम अपने जज्बात छुपा नहीं सकती और मुझे खुशी है कि तुम ऐसा करती हो। ख्वाहिश उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो हम वही बताते हैं जो सच है, और वैसे भी अगर हम कुछ महसूस कर रहे हैं तो उसे बताने में क्या बुराई है, जैसा हमें लगता है हमने आपको बता दिया। ख्वाहिश इस वक्त रुद्रांश के ऊपर थी और उसकी आंखों में देख रही थी। तभी रुद्रांश धीरे से ख्वाहिश को लेकर पलट गया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो ख्वाहिश की आंखों में देखते हुए बोला, ये बताओ, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, जब मैं तुम्हें छूता हूँ, तब तुम्हें बुरा लगता है या अच्छा लगता है? रुद्रांश का सवाल सुनकर ख्वाहिश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से बोली, आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? रुद्रांश उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे तुमसे ही चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, कैसा लगता है तुम्हें? ख्वाहिश अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, सच कहें तो हमें बुरा नहीं लगता, गंदा नहीं लगता, लेकिन हमारे अच्छा लगने से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम कुछ वक्त बाद यहाँ से चले जाएंगे। रुद्रांश उसकी बात सुनकर धीरे से बोला, कहीं नहीं जा रही हो तुम, मैंने तुम्हारे कॉलेज का ट्रांसफ़र यहाँ करवा दिया है और अब तुम यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो जल्दी से बोली, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और आपने हमें एक बार भी बताया नहीं? रुद्रांश उसे देखकर बोला, माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूँ तो मैंने करवा दिया, शायद वो चाहती हैं कि तुम यहीं रहो, अगर वो ये चाहती हैं तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। ख्वाहिश उसे देखकर बोली, लेकिन हम तो नहीं चाहते ना, और आप भी नहीं चाहते, फिर ज़बरदस्ती क्यों हमें यहाँ रख रहे हैं? आप माँ से बात कर लीजिए ना। रुद्रांश ख्वाहिश के हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं करूंगा मैं, और तुम भी कुछ नहीं बोलोगी, समझी? चुपचाप यहीं रहोगी, और हाँ, इस कमरे में रहोगी, अगर दोबारा इस कमरे से बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश उसे घूरते हुए बोली, आप चाहते क्या हैं? कभी हमसे कहते हैं कि हम इस रूम से दफा हो जाएं, कभी हमसे कहते हैं कि हम इसी कमरे में रहें। हमें नहीं रहना आप के साथ, पता है फिर से आप हमारी बेइज्जती करके हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, वो धीरे से बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ख्वाहिश रुद्रांश की आंखों में देखते हुए बोली, और अगर आपने ऐसा किया तो? अगर आपने फिर से हमारी बेइज्जती की, आपने फिर से हमें इस कमरे से बाहर निकाला और हम पर गुस्सा किया, तो? अगर आपने ऐसा किया तो हम इस कमरे से चले जाएंगे और दोबारा कभी इसमें वापस नहीं आएंगे। आप सोच लीजिएगा, आप हर बार अपनी मर्जी करते हैं तो हम भी अपनी मर्जी कर सकते हैं, समझे आप? तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, समझ गया, अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मतलब नहीं जाऊंगी, समझी? रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, अजीब जबरदस्ती है, ठीक है, हम नहीं जा रहे। अब आप हमारे ऊपर से हटिए, हम आपका वजन ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतने भारी हैं आप। हटिए हमारे ऊपर से। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश के होठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो अपना वजन और भी ज्यादा ख्वाहिश के ऊपर डालते हुए बोला, लेकिन मेरा तो मन नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर से उठने का, मन कर रहा है कि इसी तरह तुम्हारे ऊपर लेटे लेटे सो जाऊं। तो ख्वाहिश हैरानी से बोली, हम कोई बिस्तर नहीं है जो आप हमारे ऊपर सो जाएंगे। हटिए आप। इतना बोलकर उसने रुद्रांश के सीने पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। तभी रुद्रांश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ लगाया और बोला, लेकिन मेरे लिए तो बिस्तर ही हो। वैसे सोच रहा हूँ क्यों नहीं इसी तरह तुम्हारे ऊपर सो जाया करूं, अच्छी नींद आएगी मुझे। तो ख्वाहिश जल्दी से बोली, आप कोई बच्चे हैं जिसे हम अपने सीने पर रखकर सुलाएं? हटिए आप। इतना बोलकर वो रुद्रांश को हटाने की कोशिश करने लगी और इसी चक्कर में उसके पैर बार बार हिल रहे थे और उसके पैरों में बड़ी पायल शोर कर रही थी, जिसे सुनकर रुद्रांश के होठों पर मुस्कुराहट आ रही थी। तभी ख्वाहिश इरिटेट होते हुए बोली, अब आप ऐसे दांत क्यों फाड़ रहे हैं? क्या हम आपको जोकर नजर आ रहे हैं? तो रुद्रांश ख्वाहिश की नाक खींचते हुए बोला, नहीं, तुम तो मेरी ठकुराइन हो, खूबसूरत सी ठकुराइन।
वैसे ये बताओ, कॉलेज के बारे में क्या सोचा है? तो ख्वाहिश धीरे से बोली, हम क्या सोचें, अगर आपने यहाँ हमारा ट्रांसफ़र करवा लिया है तो हम कॉलेज जाएंगे और क्या। लेकिन हमें डर भी लग रहा है, यहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे। अनुष्का जी के दोस्त उस दिन आए थे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर उनके जैसे लोग हुए तो। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश उसे देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ कहता है, तो तुम मुझे बताओगी, कुछ भी छुपाओगी नहीं, ओके। और उससे पहले तुम्हारे लिए मुझे शॉपिंग करनी है। तो ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, क्यों? आपको हमारे लिए शॉपिंग क्यों करनी है? हमारे पास ढेर सारी साड़ियां हैं। तो रुद्रांश ख्वाहिश के ऊपर से उठकर वहीं बगल में बैठते हुए बोला, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास ढेर सारी साड़ियां हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं। तुम साड़ी पहन के कॉलेज जाओगी। तो ख्वाहिश धीरे से बोली, क्यों, कोई तकलीफ आपको? तो रुद्रांश अपना सिर हिलाते हुए बोला, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें साड़ी में देखे और उस नज़र से देखे। साड़ी में तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हो, और मेरी ठकुराइन को कोई गंदी नज़रों से देखे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ख्वाहिश रुद्रांश के बगल में वही जमीन पर बैठी हुई थी और रुद्रांश की बातों को ध्यान से सुन रही थी और गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। तभी वो धीरे से बोली, हमें आप समझ में नहीं आ रहे हैं, हम आपको समझने के लिए क्या करें? आपके दिल और दिमाग में कब क्या चलता रहता है, हमें नहीं समझ आ रहा। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, तुम मुझे समझना ही क्यों चाहती हो? जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो, समझने की जरूरत नहीं है। तो ख्वाहिश रुद्रांश को घूरते हुए बोली, आप जो कहेंगे, हम ऐसा क्यों करें? आपका भरोसा नहीं है, आप कब क्या बोल जाएं, अगर आपने हमें छत से कूदने के लिए कहा तो हम क्या छत से कूद जाएंगे? नहीं ना, तो हम आपकी बात क्यों माने? ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश जल्दी से बोला, एक्सक्यूज मी, मैं क्यों कहूंगा तुम छत से कूद जाओ? मैं पागल नजर आता हूं तुम्हें? तो ख्वाहिश जल्दी से बोली, हाय तौबा, हमने ऐसा कब कहा कि आप पागल हैं? बस हाँ, गुस्से में आप कब क्या बोल जाते हैं, ये आपको भी पता नहीं होता, इसलिए हम कह रहे हैं। खैर, जाने दीजिए, हमें इस बारे में बात नहीं करनी। इतना बोलकर वो खड़ी होने लगी। तभी रुद्रांश ख्वाहिश से बोला, कल हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो रेडी रहना, ओके। तो ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, हम आपके साथ अकेले नहीं जाएंगे, हम तारा को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, क्यों? उसे क्यों लेकर जाना है तुम्हें अपने साथ? तो ख्वाहिश रुद्रांश बोली, क्यों नहीं ले जा सकते हम तारा को अपने साथ? वो हमारे साथ जाएगी, मतलब जाएगी। अगर आपको तकलीफ है तो आप हमें बता दीजिए, हम भी आपके साथ नहीं जाते। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश अपना सर हिलाकर बोला, ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर तुम तारा के साथ जाना चाहती हो तो तुम उसे अपने साथ लेकर चल सकती हो। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी, वो खुशी से उछल पड़ी और रुद्रांश को देखकर बोली, आप इतने भी बुरे नहीं हैं। इतना बोलकर वो वहां से छन छन करते हुए अंदर रूम की तरफ चली गई। रुद्रांश के होठों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी और वो वहीं चेयर से टिकर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और इस वक्त उसके ख्यालों में सिर्फ ख्वाहिश का पहरा था। तभी वो वहां से उठकर रूम में आया तो देखा ख्वाहिश चेंज करके बाहर आ रही थी। रुद्रांश उसे देखकर बोला, चेंज करने की जरूरत नहीं है। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाय तौबा, आप ये चाहते हैं कि अब हम बिना कपड़ों के घूमें? तौबा तौबा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आपको बिना कपड़ों के घूमने का शौक है, हमें नहीं। हाय हाय, कैसी बातें करते हैं आप। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा। वो ख्वाहिश को देखकर बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम बिना कपड़ों के घूमो, मैंने बस इतना कहा है कि तुम्हें चेंज करने की जरूरत क्या है। पूरा दिन साड़ी में रहती हो और जब चेंज करने जाती हो तब भी साड़ी पहन कर आती हो, तो चेंज करती ही क्यों हो? जब ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी तो वो धीरे से बोली, आपको इतना नहीं पता कि वो साड़ी हमारी दिन की साड़ी होती है, वो थोड़ी भारी होती है और ये थोड़ी हल्की। और हमें वो भारी साड़ी में नींद नहीं आती, इसलिए हम चेंज करते हैं। हम आपकी तरह बिना कपड़ों के नहीं सो सकते, जैसे आपके बिना कपड़ों में नींद आती है। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब जाकर बोला, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुम चाहो तो बिना कपड़ों के भी सो सकती हो। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा। इतना बोलकर उसने ख्वाहिश के गाल को खींचा और सीधा वहां से बाथरूम के अंदर चला गया। ख्वाहिश अभी भी अपनी जगह मुंह खोले खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद रुद्रांश बाथरूम से बाहर आया तो देखा ख्वाहिश इस वक्त बेडरूम में नहीं थी। वो बाहर बालकनी में खड़ी ऊपर चमक रहे चांद को देख रही थी। उसके होठों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी, शायद आज उसका मूड अच्छा था। ख्वाहिश को देखकर रुद्रांश के होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने कदम ख्वाहिश की तरफ बढ़ा दिए। उसने पीछे से जाकर ख्वाहिश को अपनी बाहों में भर लिया। जब ख्वाहिश ने रुद्रांश का खुला सीना अपनी पीठ पर महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी रुद्रांश ख्वाहिश के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ख्वाहिश गहरी सांस लेकर बोली, हम थोड़ी बाहर की हवा खाने आए थे। रुद्रांश ख्वाहिश से बोला, अगर तुमने बाहर की हवा खा ली हो तो हम अंदर रूम में चले सोने। ख्वाहिश गहरी सांस लेकर बोली, हमें अभी नींद नहीं आ रही। अगर आपको आ रही है तो आप जाकर सो जाए। रुद्रांश धीरे से बोला, मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो? हाँ, वो रुद्रांश से बचने की कोशिश ही कर रही थी।
जब रुद्रांश ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो समझ गई थी कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं, और ऐसे में वो रुद्रांश को देखना नहीं चाहती थी। ना जाने क्यों उसे शर्म आती थी। तभी उसने ख्वाहिश को अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम हो कि मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी, वो धीरे से बोली, देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। हमें शर्म आती है, आपका नहीं पता, लेकिन हमें बहुत आती है। हम ऐसे किसी को नहीं देख सकते। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ ख्वाहिश के गाल पर रखा और उसके ठुड्डी को ऊपर करते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, और ये जान सकता हूं कि तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तो ख्वाहिश उसे देखकर बोली, क्या सच में आपको नहीं पता कि हमें शर्म क्यों आ रही है? आप बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, आपको नहीं आती है, लेकिन हमको बहुत आती है। हम ऐसे किसी को नहीं देख सकते। तो रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, तुम किसी को नहीं, अपने पति को देख रही हो, माय विश। और अभी तो मैंने फिर भी कपड़े पहने हुए हूँ। जरा सोचो, जब ये टॉवल हटाऊंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? और अभी तो सिर्फ मैंने कपड़े नहीं पहने, जब तुम्हारे कपड़े उतरेंगे तब। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं। उसने रुद्रांश के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती हमसे ऐसी गंदी गंदी बातें करते हुए? हमें आपसे ऐसी गंदी बातें नहीं करनी। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी तो रुद्रांश ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे ख्वाहिश उसके सीने से आ लगी। रुद्रांश ने उसकी कलाई को मोड़कर उसकी पीठ से लगाया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, गंदी गंदी बात? हम पति पत्नी हैं और ये सब तो नॉर्मल है ना? तुम जानती हो ना कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? नहीं जानती, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश उसे देखकर बोली, हमें कुछ नहीं समझना है। हमें पता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गंदी बातें और गंदी हरकतें। इतना बोलकर उसने मुंह बनाया और फिर कुछ सोचते हुए बोली, देखिए, आप हमारे पति जरूर हैं, लेकिन हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। आप हमें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आप भी हमारी बात को समझ लीजिए कि हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। तो रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, कब तक तुम बचोगी मुझसे? हाँ, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, और बहुत करीब आऊंगा। और उस दिन तुम्हारे और मेरे दोनों के कपड़े उतरेंगे, और ये चीज होने से तुम नहीं रोक सकती। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोली, अगर हम कुछ कहेंगे तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? ख्वाहिश के एक्सप्रेशन और उसके बोलने का लहजा सुनकर ही रुद्रांश समझ गया था कि वो क्या बोलने वाली है। रुद्रांश ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, मैं उस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम जानती हो कि कल रात मैंने तुमसे कह दिया था कि कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था। फिर अगर तुमने वही बात दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी, उसने एक झटके में अपनी आंखें खोलीं। वो हैरानी से रुद्रांश को देख रही थी, मतलब उसे कल रात का सब कुछ याद था। लेकिन फिर उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और बोली, लेकिन आप 5 सालों से उनके साथ तो रह रहे हैं ना, और अभी जैसे हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं वैसा बर्ताव आपने उनके साथ भी किया होगा, ऐसी बातें उनके साथ भी की होंगी। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, माय विश, मैं तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता, लेकिन यू नो वॉट, तुम बातें ऐसी करती हो कि मुझे गुस्सा आता है। जब मैं तुम्हें कल क्लियर कर चुका हूं कि मेरे और अनुष्का के बीच ऐसा कुछ नहीं था, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ओके? और कुछ नहीं। फिर भी तुम ऐसी बातें करती हो, और जो बातें मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, जितना करीब मैं तुम्हारे आया हूँ उतना किसी के नहीं गया, समझी? तो ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी। वो उसे देखकर बोली, झूठ बोलते हैं आप, हमें नहीं पता कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। आप उनके करीब गए हैं, ये चीज़ मैं जानती हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि वो ख्वाहिश पर गुस्सा न करे, लेकिन वो बातें ही ऐसी कर रही थी। उसने ख्वाहिश के चेहरे को मजबूती से पकड़ा और बोला, कहना क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं ऐसा बिहेव करता हूँ जिस तरह से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ, हर दूसरी लड़की के साथ पेश आता हूँ? तो ख्वाहिश धीरे से बोली, हमने ऐसा तो नहीं कहा, हमने बस ये कहा कि आप अनुष्का जी के करीब। इससे पहले कि ख्वाहिश अपनी बात पूरी कर पाती, उसके शब्द उसके होठों में दबकर रह गए, क्योंकि गुस्से में आकर रुद्रांश ने उसके हिलते हुए लबों को अपने लबों से बंद कर दिया था। वो बेहद रूडली उसे किस कर रहा था। उसे ख्वाहिश पर गुस्सा आ रहा था कि वो बार बार अनुष्का का जिक्र कर रही थी। हाँ, गलती उसकी भी थी, लेकिन जब वो मना कर चुका था तो क्यों वो अनुष्का को बीच में ला रही थी? वो अनुष्का को इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भेज सकता था। चीजें जितनी सीधी दिखाई दे रही थी उतनी सीधी नहीं थी। अनुष्का क्या बवाल कर सकती थी, इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं था, और वो ऐसा नहीं चाहता था। रुद्रांश ने ख्वाहिश को वहीं दीवार से लगाया और उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ लगा दिया और उसे पैशनेटली किस करता रहा। वहीं ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। न वो रुद्रांश को कोई रिस्पांस दे रही थी, न कुछ रिएक्ट कर रही थी, बस उसी तरह खड़ी थी। ख्वाहिश उसी तरह खड़ी हुई थी और रुद्रांश उसके होठों को किस करने में लगा हुआ था। ख्वाहिश न कोई रिस्पांस कर रही थी और न ही उसने रुद्रांश को खुद से दूर किया था।
रुद्रांश अभी भी उसे दीवार और अपने बीच फंसाए हुए उसे बेहद गहराई से चूमे जा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद उसने ख्वाहिश के होठों को छोड़ा तो देखा ख्वाहिश के होंठ एकदम से लाल हो चुके थे। वो धीरे से बोला, आज के बाद मुझे तुम्हारे होठों से उसका नाम नहीं सुनना है। जब भी मैं तुम्हारे करीब रहूं, जब भी हम दोनों साथ हों, कभी भी उसका नाम हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। तो ख्वाहिश ने अपनी नज़रें उठाकर रुद्रांश की तरफ देखा और धीरे से बोली, हमने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना? रुद्रांश अपना सिर हिलाकर बोला, तुमने गलत नहीं कहा, जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बीच ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना करीब मैं तुम्हारे आया हूं, उतना मैं आज तक किसी के नहीं गया, उसके भी नहीं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तो तुम मेरी बात पर भरोसा करोगी। और अगर नहीं, तो मैं तुम्हें कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश कर लूं, तो भी यकीन नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज से पहले मैंने कभी किसी के लबों को इस तरह नहीं छुआ है जैसे तुम्हारे होठों को छुआ है। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे दिल ही दिल अच्छा लग रहा था ये सुनकर कि रुद्रांश किसी के इतने करीब नहीं गया। तो क्या उस दिन जो अनुष्का ने कहा वो झूठा था? वो यही सब सोच रही थी। तभी रुद्रांश ने अपना अंगूठा ख्वाहिश के होठों पर रखा और बोला, मेरी बात समझ रही हो ना, माय विश, कि मुझे उसका नाम हमारे बीच में नहीं चाहिए। तो ख्वाहिश धीरे से बोली, हम तो सिर्फ नाम बीच में लेकर आते हैं, आप तो उन्हें ही हमारे बीच में लेकर आ गए हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आप कभी किसी के करीब नहीं गए, लेकिन वो तो कहती है कि आप उनके करीब गए हैं, तो हम किस पर भरोसा करें? जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो धीरे से बोला, अनुष्का ने तुमसे क्या कहा? तो ख्वाहिश अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, यही कि जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, आपने उनके भी साथ वैसा ही किया है, और जो जगह अभी हमारी है वो उनकी थी, आप ऐसे ही उनके करीब गए थे। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अनुष्का पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसके और ख्वाहिश के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। वैसे भी उन दोनों के बीच अभी कुछ ठीक नहीं था। रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम सच सच और सही सही जवाब दोगी। तो ख्वाहिश ने अपना सिर हिला दिया। रुद्रांश गहरी सांस लेकर बोला, एक बात बताओ, भले ही हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, हमारा रिश्ता जबरदस्ती का है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? तुम मुझे जानती हो, लेकिन सामने वाले को नहीं जानती कि वो कैसा है। अगर सामने वाला तुमसे कुछ भी आकर बोलेगा, तो तुम उस पर भरोसा कर लोगी और मेरी बात पर नहीं करोगी? तो ख्वाहिश धीरे से बोली, इस वक्त हम जिस हालत में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस पर भरोसा करें। अगर आप हमारी जगह होते, तो शायद आप भी यही करते। हम आप पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। हमने कब कहा कि हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे? हम आपको इतनी भी अच्छे तरीके से नहीं जानते, और सामने वाला कुछ बोलेगा तो हम उसकी भी बात सुनेंगे ना। ये तो नहीं है कि हम आप पर आंखें बंद करके यकीन कर लें, नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनसे हमें बुरा लगता है, तकलीफ होती है। शायद आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन ऐसा है। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, उसने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और उसे देखकर बोला, कोशिश करूंगा कि आज के बाद कभी तुम पर नाराजगी न जाहिर करूं, कभी गुस्सा न करूं। तो ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, रहने दे, आप हमेशा बोलते हैं और अपनी बात से पलट जाते हैं। अब आप हमें छोड़ेंगे? हमें सोने जाना है। आप तो सुबह लेट तक सोते रहते हैं, लेकिन हमें तो जल्दी उठना पड़ता है ना। तो रुद्रांश ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, चलो आओ अब हम साथ में सोएंगे, एक दूसरे की बाहों में। तो ख्वाहिश जल्दी से बोली, नहीं, हमें किसी की बाहों में नहीं सोना, हमें अलग सोना है। आज हम यहाँ बालकनी में सोएंगे, खुले आसमान के नीचे। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्रांश ने उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखा और बोला, तो तुम बाहर सोना चाहती हो, लेकिन बाहर तो कभी भी बारिश हो सकती है, फिर क्या करोगी तुम? तो ख्वाहिश धीरे से बोली, तो हम अंदर जाकर सो जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ नहीं सोएंगे। आप बिना कपड़ों के सोने वाले हैं, हमें नहीं सोना। तो रुद्रांश ख्वाहिश को बेड पर लिटाते हुए बोला, वो तो मैं बिना कपड़ों के सोऊंगा, और तुम्हें भी मेरे साथ ही सोना पड़ेगा, समझी? वैसे एक काम करो, पहले तुम अपनी इस साड़ी को उतारो। जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की बात सुनी, वो हैरान रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। तो रुद्रांश उसे देखकर बोला, कुछ लूज और कंफर्टेबल पहन लो, साड़ी पहनकर सोने की जरूरत नहीं है। तो ख्वाहिश दूसरी तरफ करवट लेकर बोली, हमारे लिए ये कंफर्टेबल है, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सोना है तो सो जाए, नहीं सोना है तो जागते रहिए, पर हमसे कुछ मत कहिए। इतना बोलकर उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लिया। वहीं रुद्रांश हल्का सा मुस्कुराया और सीधा ख्वाहिश के बगल में लेट गया। उसने भी खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया था और अपना एक हाथ बढ़ाकर ख्वाहिश की खुली कमर पर रख दिया। जैसे ही ख्वाहिश को रुद्रांश का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ख्वाहिश ने रुद्रांश का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गई। ख्वाहिश धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? तो रुद्रांश ख्वाहिश के करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ख्वाहिश उसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन आप हमें ऐसे नहीं छू सकते, आप अपना हाथ हटाए हमारी कमर से। रुद्रांश ने ख्वाहिश को अपने करीब खींचा और बोला, क्यों नहीं छू सकता? अब तुम्हारी कमर खुली हुई है, तो मैं क्या करूं? मैंने तो कहा था कि कुछ अच्छा और कंफर्टेबल पहन लो, लेकिन नहीं,
साड़ी में जो तुम्हारी खुली हुई कमर होती है ना, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जानती हो। मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर देती है, इसलिए मेरा हाथ खुद ब खुद वहाँ पहुँच गया। अब चुपचाप लेटी रहो। इतना बोलकर रुद्रांश अपने हाथ को ख्वाहिश की कमर और पेट पर चलाने लगा। ख्वाहिश की सांसें गहरी होने लगी थीं, उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। तभी वो एकदम से बिस्तर से खड़ी हुई और बोली, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो। जैसे ही रुद्राक्ष ने ख्वाहिश की बात सुनी, वो उसे पकड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा, ओके, अब लेटो और आंखें बंद करो। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश मुंह बनाते हुए उसकी बगल में लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अब रुद्रांश ने ख्वाहिश को ज़्यादा परेशान नहीं किया। वो चुपचाप सीधा लेट गया और ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगा। उसके जहन में ख्वाहिश की कही हुई बातें चल रही थी कि अनुष्का ने उससे कहा था। वो और अनुष्का काफ़ी करीब थे, जितना वो ख्वाहिश के करीब जा रहा है उतना, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। वो अनुष्का के इतने करीब कभी गया ही नहीं। वो खुद से बोल, जानता हूं मैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो अनुष्का, लेकिन अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम रुद्रांश ठाकुर से खेलने की कोशिश कर रही हो। कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिससे मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए और फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जो मैं नहीं करना चाहता तुमसे। तो अब मैं सुबह बात करूंगा। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह ख्वाहिश की नींद खुली तो देखा रुद्रांश बिल्कुल उससे चिपक कर सोया हुआ था। उसका चेहरा उसके सीने पर रखा हुआ था। ये महसूस करते ही ख्वाहिश की धड़कनें बढ़ गईं। वो रुद्रांश को अपने सीने से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्रांश ने नींद में ही अपने चेहरे को उसके सीने पर रगड़ दिया। तो ख्वाहिश की आंखें और भी ज़्यादा फैल गईं। तभी धीरे धीरे रुद्रांश की नींद खुली। उसे जैसे ही महसूस हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है, वो झटके में खड़ा हो गया। उसने ख्वाहिश को देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था। वो जल्दी से बिस्तर से खड़ी हुई और फुर्ती में बाथरूम की तरफ भाग गई। रुद्रांश खुद से बोला, ओ गॉड, होश में तो मैं ऐसी हरकतें नहीं करता हूँ, लेकिन नींद में और नशे में न जाने क्या हो जाता है मुझे, जो ऐसा कुछ कर बैठता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए उसकी होठों पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, अगर करता हूँ तो गलत नहीं है, बीवी है वो मेरी, और बीवी के साथ अगर नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराया और वहां से खड़े होकर अपने वर्कआउट के लिए जिम एरिया की तरफ चला गया। लेकिन उससे पहले उसने अपने कदम अनुष्का के रूम की तरफ बढ़ा दिए। वो अनुष्का के रूम के बाहर आया और उसने दरवाजा नॉक किया तो अनुष्का ने दरवाजा खोल रुद्रांश को रूम के बाहर देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह मेरी याद, क्या हुआ, कल बीवी के साथ रात अच्छी नहीं बीती। वैसे आजकल तुम्हारा जो रवैया है ना, वो कुछ अलग ही है, लग रहा है तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुश रखती है। जैसे ही रुद्रांश ने अनुष्का की बात सुनी, उसने एकदम से उसका गला पकड़ लिया। अनुष्का को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश ऐसा कुछ करेगा। रुद्रांश अनुष्का को पीछे धकेलते हुए ले गया और उसे दीवार से लगाकर बोला, क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब करोगी और तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ठकुराइन से झूठ बोलने की। क्या कहा तुमने उसे। हाँ, कि हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। जरा बताओ कि ये बहुत कुछ कब हुआ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। जैसे ही अनुष्का ने रुद्रांश की बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ख्वाहिश रुद्रांश को ये सब बता देगी। वो रुद्रांश के हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्रांश की पकड़ उसके गले पर मजबूत होती जा रही थी। अनुष्का को सांस भी नहीं आ रही थी, उसका दम घुट रहा था, उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थीं। तभी रुद्रांश ने एक झटके में उसे छोड़ा तो वो सीधा जमीन पर जाकर गिरी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने अपना सिर उठाकर रुद्रांश की तरफ देखा और बोली, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो रुद्रांश ठाकुर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। इतने वक्त से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा साथ दिया, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुम एक झटके में मुझे भूल गए। किस वजह से। सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी है, और वो शादी जबरदस्ती की है, ये मुझे अच्छे से पता है। और क्या कहा तुमने, मेरी ठकुराइन, तो मैं क्या हूँ फिर, कौन हूँ मैं, मुझे नहीं पता रुद्रांश। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपना हक आसानी से जाने दें। मुझे अपना हक छीनना आता है और मैं छीन कर रहूंगी। अगर तुमने मेरे साथ तुम्हारा ऐसी हरकत की तो आई स्वेयर बहुत बड़ा तमाशा होगा और उस तमाशे का शोर जोधपुर तक सुनाई देगा। तो रुद्रांश अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर तुमने दोबारा मुझे धमकी दी तो आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जैसे ही अनुष्का ने रुद्रांश की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश ऐसा कुछ बोलेगा। फिर रुद्रांश ने एक नज़र से उसे देखा और बोला, मेरी ठकुराइन से दूर रहना। अच्छा हुआ कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, अच्छा हुआ कि मैंने माँ से बात नहीं की, क्योंकि धीरे धीरे मुझे तुम्हारा रंग समझ में आ रहा है। और रही बात तुम्हें झेलने की, तो बहुत जल्द तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। जो बार बार तुम मुझे धमकी दे रही हो ना, तुम्हारी धमकियां किसी काम नहीं आएंगी मेरे, समझी। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। वहीं अनुष्का अपने दांत पीसते हुए बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी रुद्रांश तुमने, बहुत घमंड है ना खुद पर, तुम्हारा यही घमंड मैं तोड़ूंगी। और रही बात तुम्हारी ठकुराइन की, तो उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर फेंकूंगी, और फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, और वो हूं मैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश 1 घंटे बाद अपने रूम में वापस गया तो देखा ख्वाहिश तैयार हो चुकी थी। रुद्रांश उसे देखकर बोला, फटाफट अपना काम खत्म करो और रेडी हो जाओ, हम अभी शॉपिंग के लिए निकलेंगे।
तो ख्वाहिश उसे देखकर बोली, इतनी जल्दी? हमारा मतलब है, क्या सुबह सुबह जाना ठीक होगा? दुकान भी नहीं खुली होगी सुबह सुबह। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, यहाँ मैं अगर आधी रात को भी किसी शॉप पर जाऊंगा तो वो शॉप आधी रात को भी खुलेगी, समझी? तो अब जाओ, जाकर तैयार हो। मेरा मतलब है, अपना काम खत्म करो, पूजा करनी है, पूजा करो, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद हम निकलने वाले हैं। तो ख्वाहिश धीरे से बोली, आप नाश्ता नहीं करेंगे? आप कल भी कुछ खाकर नहीं गए थे और आज भी भूखे चले जाएंगे क्या? जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो ख्वाहिश को देखकर बोला, मेरी ठकुराइन को मेरी इतनी फिक्र है? क्या बात है, जब मेरी ठकुराइन को मेरी फिक्र है तो मैं क्यों उसकी फिक्र को जाया करूंगा? जरूर करूंगा नाश्ता, बस फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम नीचे चलते हैं। इतना बोलकर वो बाथरूम की तरफ चला गया। वहीं ख्वाहिश बस बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती रह गई। वो धीरे से बोली, अजीब है ये, हमें तो समझ में नहीं आते, कब इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। हे भगवान, आप ही बताएं, क्या करें हम? इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाकर वहां से बाहर निकल गई। ख्वाहिश इस वक्त नीचे डाइनिंग टेबल के पास खड़ी ब्रेकफास्ट लगा रही थी कि तभी तारा भी वहां चली आई। ख्वाहिश उसे देखकर बोली, तारा, हम आपको बताना भूल गए कि आप जल्दी फटाफट तैयार हो जाए, आज हम बाहर जा रहे हैं। जैसे ही तारा ने ख्वाहिश की बात सुनी, वो खुशी से उछलते हुए बोली, क्या सच में हम बाहर जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। तभी ख्वाहिश डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन आपको एक बात बता दें कि हम ठाकुर साहब के साथ बाहर जा रहे हैं। जैसे ही तारा ने ये बात सुनी, उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। वो ख्वाहिश को देखकर बोली, ठाकुर साहब के साथ? दीदी, हमें कुछ काम याद आ गया है, तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए, हम अपना काम खत्म कर लेंगे। तो ख्वाहिश तारा को देखकर बोली, हम जानते हैं तारा कि आप हमारे साथ न जाने के बहाने ढूंढ रही हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा और हम ठाकुर साहब से कह चुके हैं कि आप हमारे साथ जाएंगी तो जाएंगी बस। और आप इतनी घबराती क्यों हैं? ठाकुर साहब खा थोड़ी जाएंगे। अब हमें ही देख लीजिए, हम उनके साथ उसी कमरे में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक सही सलामत हैं, न कुछ हुआ, नहीं कहीं से उन्होंने हमें खाया है, हम जिंदा हैं, वो इंसान ही हैं, इतना डरती क्यों हैं आप? तो तारा ख्वाहिश को देखकर बोली, आप हमसे मत कहिए, हमें भी पता है कि आपको भी डर लगता है, बस हमारा डर भगाने के लिए आप हमसे ये सब कह रही हैं। तो ख्वाहिश तारा को देखकर बोली, सही कहा आपने, हमें भी उनसे डर लगता है, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं हैं। खैर जाने दीजिए, हम इस बारे में बात नहीं करते, पहले नाश्ता कीजिए और फिर जाकर तैयार हो जाइए। तो तारा ने अपना सिर हिला दिया। अब तक रुद्रांश भी वहां आकर बैठ चुका था, लेकिन आज इस डाइनिंग टेबल पर कुछ अलग था, और वो ये कि अनुष्का वहां मौजूद नहीं थी। वहां का माहौल थोड़ा अच्छा था। ख्वाहिश के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी, वो रुद्रांश के लिए नाश्ता लगा रही थी। तभी रुद्रांश ने ख्वाहिश का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर ख्वाहिश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तो रुद्रांश ने ख्वाहिश के लिए चेयर खींचते हुए कहा, तुम भी बैठो, साथ में ब्रेकफास्ट करो, फिर हमें निकलना भी है। रुद्रांश के हाथ पकड़ने भर से ही ख्वाहिश की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। उसने धीरे से रुद्रांश की पकड़ से अपना हाथ छुड़वाया और चुपचाप वहीं उसकी बगल में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद वे लोग रेडी होकर रुद्रांश की गाड़ी में बैठे हुए थे। हमेशा की तरह ख्वाहिश ने साड़ी ही पहनी हुई थी और तारा सलवार सूट में थी। ख्वाहिश गोवा की सड़कों को देख रही थी, उसके चेहरे पर इस वक्त एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। बाहर का नज़ारा उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन तारा के साथ होने की वजह से रुद्रांश को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी ठकुराइन के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन यहाँ तारा उनके साथ कबाब में हड्डी का काम कर रही थी। लेकिन तभी रुद्रांश ने ख्वाहिश का हाथ पकड़कर अपनी थाई पर रख लिया। वही रुद्रांश की इस हरकत पर ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो अपना हाथ खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्रांश ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने ख्वाहिश की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रही थी। रुद्रांश हल्का सा मुस्कुराया और उसने ख्वाहिश को आंख मारी तो ख्वाहिश का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जल्दी से बोली, हाय तौबा, कैसी छिछोरे जैसी हरकतें कर रहे हैं आप। ये बात तारा ने भी सुन ली थी। तारा ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर वो बाहर देखने लगी। वहीं रुद्रांश की आंखें छोटी हो गईं। वो ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, अभी मैंने क्या किया जो तुम मुझे छिछोरा बोल रही हो? तो ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, अनजान तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कोई होश ही नहीं है कि आपने क्या किया। अगर आपको नहीं पता है तो जाने दीजिए, हम भी आपको बताना जरूरी नहीं समझते। इतना बोलकर उसने अपना मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन तभी उसे रुद्रांश का हाथ अपनी उंगलियों से खेलता हुआ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो रुद्रांश सच में उसकी नाजुक उंगलियों के साथ खेल रहा था। ये देखकर ख्वाहिश धीरे से बोली, क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए, हमें सही सलामत घर पहुंचना है, पता चले कि आपके चक्कर में हम घर की जगह अस्पताल पहुंच गए। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत करो, मैं सही सलामत तुम्हारे पैरों पर तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? तो ख्वाहिश अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हम सही सलामत पहुंच पाएंगे। तो रुद्रांश थोड़ी कड़क आवाज में बोला, और अगर तुम चुपचाप नहीं बैठी तो सच में सही सलामत नहीं पहुंचेंगे। चुपचाप बैठी रहो, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, फालतू में हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है।
जैसे ही ख्वाहिश ने रुद्रांश की कड़क आवाज़ सुनी, वो एकदम शांति से बैठ गई और अब उसने अपने हाथ को नहीं खींचा था, लेकिन रुद्रांश जो कर रहा था उसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं और उसे अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बाहर की तरफ देखने लगी। तभी ख्वाहिश को एक झटका और लगा जब उसे रुद्रांश के होंठ अपने हाथ पर महसूस हुए। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो रुद्रांश ने उसके हाथ को अपने होठों से लगाया हुआ था और बेहद प्यार से उसके हाथ को चूम रहा था। ये देखकर ख्वाहिश की आंखें मानो बाहर आने को हो गईं। उसने पलटकर पीछे देखा तो तारा इस वक्त उनकी तरफ नहीं देख रही थी, वो तो बाहर की तरफ ही देखे जा रही थी। ख्वाहिश ने जल्दी से अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, वो मानो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। ख्वाहिश धीरे से बोली, क्या हरकतें कर रहे हैं आप, छोड़िए हमारा हाथ। तो रुद्रांश धीरे से बोला, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, अब तो ये जिंदगी भर नहीं छूटेगा। रुद्रांश की बात सुनकर न जाने क्यों ख्वाहिश के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी, एक अलग सा एहसास महसूस हो रहा था जिसे वो बयान नहीं कर पा रही थी। उसे खुशी हो रही थी, लेकिन तभी वो धीरे से बोली, इस वक्त हमारे साथ तारा है, अगर वो देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, छोड़िए आपको यहाँ भी हरकतें करनी है, ये हमारा कमरा नहीं है जो आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, अगर मैं बेडरूम में शुरू होता तो तुम मुझे नहीं रोकती, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ, लेकिन घर जाकर बहुत कुछ पकड़ लूंगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराया तो ख्वाहिश ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि रुद्रांश की जो नजरें थीं उनमें एक अलग ही खुमारी थी जिसे वो देख नहीं पा रही थी। वहीं ख्वाहिश के इस तरह शर्माने पर रुद्रांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अब उसने ख्वाहिश को ज्यादा परेशान नहीं किया और चुपचाप से उसका हाथ छोड़ दिया। जैसे ही रुद्रांश ने उसका हाथ छोड़ा, ख्वाहिश ने जल्दी से अपना हाथ अपने पास खींच लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। लगभग 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकी। रुद्रांश गाड़ी से बाहर आया और उसके पीछे पीछे ख्वाहिश और तारा भी। ख्वाहिश और तारा दोनों अपनी आंखें फाड़े उस बड़े से मॉल को देख रहे थे। आज वो पहली बार ऐसी किसी जगह में आए थे, वरना वो लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करते थे। इस वक्त ख्वाहिश के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, वहीं रुद्रांश उसकी एक्साइटमेंट अच्छे से समझ रहा था। उसने ख्वाहिश का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ गया, वहीं तारा उनके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वे लोग मॉल के अंदर आए, उनकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। वे एक्साइटमेंट में हर तरफ देख रहे थे। तभी रुद्रांश धीरे से बोला, तुम पागलों की तरह क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार यहाँ आए हो। ख्वाहिश उसे देखकर बोली, हम पहली बार ही आए हैं, हम कभी ऐसे मॉल में नहीं आए, हमने हमेशा बाजार से ही सामान खरीदा है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इतने महंगे मॉल में आ सकें, और आप हमें यहाँ क्यों लाए, किसी दुकान पर चलते, वहाँ से अपने लिए कपड़े ले लेते। रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, तुम मेरी ठकुराइन हो और मेरी ठकुराइन ऐसे किसी सस्ती सी दुकान पर जाकर कुछ खरीदे, ये मुझे मंजूर नहीं। रुद्रांश की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ तारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रही थी। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था, वो पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी। रुद्रांश ने ख्वाहिश का हाथ पकड़ा और एक नज़र पीछे तारा को देखा, जो उनके साथ ही चल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे तारा की परवाह नहीं थी, अगर तारा यहाँ कहीं गुम हो जाती तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता, इसलिए वो तारा को भी देखते हुए चल रहा था। वो उन दोनों को लेकर एक शॉप के अंदर गया। रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दूंगा और वो तुम्हें जाकर ट्राई करने होंगे। ख्वाहिश रुद्रांश को देखकर बोली, मतलब। रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, मतलब ये कि मैं तुम्हें कुछ कपड़े दूंगा, उन्हें पहनकर देखो कि वे तुम्हें आ रहे हैं या नहीं, और तुम्हारे ऊपर कैसे लग रहे हैं। ख्वाहिश जल्दी से बोली, क्या हम यहाँ क्यों कपड़े बदलेंगे। रुद्रांश उसे देखकर बोला, क्यों नहीं बदलोगी, पता कैसे चलेगा कि कपड़े तुम्हारे ऊपर कैसे लग रहे हैं, और यहाँ कपड़े ट्राई करके ही ले जाते हैं, एक्सचेंज नहीं होते। ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, आप हमें ऐसी जगह लेकर आ गए हैं जहाँ कपड़े बदले भी नहीं जाते, आप हमें किसी दुकान पर लेकर चलते तो कम से कम उससे बात करके तो आ जाते कि कपड़े बदलने को, अगर हमें फिट नहीं आए तो फिर उन कपड़ों का क्या होगा। रुद्रांश ख्वाहिश को देखकर बोला, तभी तो यहाँ चेक करके ले जाते हैं कि कपड़े तुम्हारी साइज के हैं या नहीं। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करता हूँ। इतना कहकर उसने तारा की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हें भी अपने लिए कुछ खरीदना है। तारा जल्दी से बोली, नहीं ठाकुर साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। रुद्रांश उसे देखकर बोला, यहाँ आए हो तो अपने लिए भी कुछ देख लो, ओके, तब तक मैं तुम्हारी ठकुराइन को अपने साथ ले जा रहा हूँ, और हाँ, यहाँ से कहीं जाना मत। तारा ने सिर हिला दिया। वही रुद्रांश ख्वाहिश को पकड़कर एक तरफ ले गया, वो वेस्टर्न वेयर सेक्शन में था। उसने एक मैक्सी ड्रेस उठाकर ख्वाहिश को दी और बोला, जाओ इसे ट्राई करके देखो, एक मिनट, एक और ड्रेस देता हूँ, सारे ले जाना, ओके। इतना कहकर उसने कुछ और ड्रेस सेलेक्ट की, जिनमें कुछ वन पीस और कुछ मैक्सी ड्रेसेस थी। ख्वाहिश उन ड्रेस को हैरानी से देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्रांश उसके लिए कुछ ऐसा पसंद करेगा। वो रुद्रांश को देखकर धीरे से बोली, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हम साड़ी पहनते हैं और आप हमारे लिए ये कपड़े ले रहे हैं, हमें नहीं पहनना, हम कुछ और देख लेंगे, जैसे घाघरा चोली या फिर कुछ सलवार सूट जैसा। रुद्रांश उसे देखकर बोला, तुम कॉलेज जा रही हो और मेरी बीवी हो तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, कपड़ों से स्टैंडर्ड होता है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं।
अगर कोई हमें हमारे कपड़ों से गंवार समझता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। रुद्रांश उसे देखकर बोला, बात फर्क पड़ने की नहीं है और मैं भी नहीं चाहता कि तुम बदलो, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हमें वहीं के माहौल के हिसाब से चलना होता है, वरना लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, ठीक है? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम ये कपड़े पहनती हो, इनफैक्ट अच्छा लगेगा। अब जाओ, जाकर चेंज कर लो, मैं यहीं हूँ, अगर किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ख्वाहिश मुंह बनाते हुए बोली, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी, कपड़े तो चेंज करने हैं, हम बदल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर वो चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। वो अंदर आई और बड़बड़ाते हुए बोली, अजीब ज़बरदस्ती है, अजीब किस्म के लोग हैं यहाँ, कपड़ों से लोगों की पहचान करते हैं। हे भगवान, हम कैसे रहेंगे इस शहर में, लेकिन जब तक ठाकुर साहब हैं तब तक शायद ही हमें किसी चीज़ से परेशानी हो। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी उतारकर वहीं रख दी। उसने अपने सारे कपड़े निकाले और एक ड्रेस उठाकर पहन ली। उस ड्रेस में वो बेहद क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस में पीछे की तरफ जिप थी और ख्वाहिश जिप लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। वो खुद से बोली, हे भगवान, कैसे कपड़े हैं ये, अब क्या करें, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मदद लेंगे तो, नहीं नहीं, हम खुद करेंगे। इतना कहकर वो खुद कोशिश करने लगी, लेकिन जिप बंद नहीं हो रही थी। उसे कम से कम 20 मिनट हो चुके थे और वो अपनी ड्रेस में उलझी हुई थी। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। ख्वाहिश एकदम से घबरा गई। उसने धीरे से कहा, कौन है? तभी ख्वाहिश के कानों में रुद्रांश की आवाज़ गई, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तो ख्वाहिश धीरे से बोली, ऐसे कैसे, हमारा मतलब है कि हमने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं, आप किसी को हमारी मदद के लिए बुला देंगे? तो रुद्रांश कड़क आवाज में बोला, मैंने कहा दरवाजा खोलो। रुद्रांश की कड़क आवाज़ सुनकर ख्वाहिश ने धीरे से दरवाजा खोला तो रुद्रांश सीधा अंदर आ गया और उसने अंदर से दरवाजा लॉक किया और जैसे ही उसने ख्वाहिश की तरह देखा, उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उस मैक्सी ड्रेस में ख्वाहिश बेहद कमाल लग रही थी। रुद्रांश की नज़रें तो उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके वो खुले हुए बाल, उस स्लीवलेस ड्रेस जिसमें उसके गोरे गोरे कंधे पूरे नजर आ रहे थे। तभी रुद्रांशों से देखकर बोला, क्या हुआ, तुमने कपड़े तो पहने हुए हैं, फिर क्यों बोल रही थी? ख्वाहिश अपना सर झुकाकर बोली, नहीं, वो पीछे से हमारी चैन नहीं लग रही है। जैसे ही रुद्रांश ने ख्वाहिश की बात सुनी, उसने ख्वाहिश को धीरे से पलटा तो देखा ख्वाहिश की चैन खुली हुई थी। शायद वो किसी चीज में अटक गई थी।